नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि एलएम एसए डब्ल्यूपीओ जेईजीएसओ यानी अब की बार हरियाणा में जो टेक्निकल वैकेंसी वाले कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। जो पिछली वैकेंसी 1307 वाली थी उसमें जो कैंडिडेट रह गए थे, तो बिल्कुल आपका बार अपना सपना पूरा जरूर होगा। बस अपनी तैयारी को निरंतर रखिएगा और टेक नॉन टेक क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा रिवीजन और निचोड़ आपको करवा दिया जाएगा दोस्तों। 10,000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। ऑल इंडिया जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं आईटीई के, तो उन क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हर रोज़ क्लासें प्रोवाइड कराए जा रही है और अलग 5,000 निम्मी के क्वेश्चन भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो पूरा एक जीरो से लेकर हर हाई तक के लेवल क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे की जितनी भी वीडियो डाली गई है जरूर चेकआउट कीजिएगा। एग्जाम तक आपको मैराथन क्लासें भी जरूर देखने को मिलेंगी दोस्तों। अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहता है तो हर अलग अलग तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। जितने कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं बाद में भी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने साथी देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। आज का अपना 41 नंबर क्वेश्चन है, आज की वीडियो का 1 नंबर। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेल के टॉपिक पर, और आज अपना वायरिंग का टॉपिक रहने वाला है। सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाए दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सीखने को मिले, देखने को मिले। कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, यानी वायरिंग की यहाँ पर बात की है। वायरिंग होती है दोस्तों दो प्रकार की वायरिंग होती है। जैसे एक हो गया स्थायी वायरिंग और एक होती है जैसे अस्थायी वायरिंग। तो स्थायी वायरिंग में कौन सी आती है दोस्तों? स्थायी वायरिंग में अपनी आती है जैसे कैसिंग है, कैपिंग वायरिंग हो गई, बैटन वायरिंग हो गई, कंड्यूट पाइप हो गया, कंड्यूट पाइप वायरिंग हो गया, बस बार वायरिंग हो गया। वायरिंग के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, सभी पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अस्थायी वायरिंग कौन सी होती है दोस्तों? ट्री प्रणाली, यानी ट्री प्रणाली इसको बोलते हैं, वो अस्थायी वायरिंग होती है। और ट्री प्रणाली का दूसरा नाम होता है मेस या पास। वायरिंग की विधि होती है, सारी पर हम चर्चा करेंगे। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कंड्यूट पाइप वायरिंग के बारे में, तो कंड्यूट पाइप वायरिंग दो प्रकार की होती है। पीवीसी एक पाइप काम में लेते हैं, एक होती है जीआई पाइप। सामान्यतः जो घरों में हम काम में लेते हैं, औद्योगिक में हमें जीआई पाइप का प्रयोग करते हैं, बड़े स्तर पर वायरिंग करते हैं। तो सामान्यतः घरों में पीवीसी पाइप काम में ली जाती है। और ये पीवीसी पाइप को ही पूछा है कि कैसे निर्दिष्ट करते हैं, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं उस पाइपों का। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाई गई है। तो कंडक्ट पाइप को निर्दिष्ट करते हैं, वर्गीकरण करते हैं किस में? लंबाई मीटर में, ये दीवार की मोटाई एमएम में। दीवार से कोई मतलब नहीं होता, दीवार कौन सी भी हो। आंतरिक व्यास एमएम में या बाहरी व्यास एमएम में, तो इनमें से अपना राइट आंसर रहने वाला है बाहरी व्यास एमएम में। यानी जो पीवीसी पाइप हम काम में लेते हैं, इस प्रकार उसका सामने से देखने पर जो व्यास बनता है, उसको व्यास को बाहरी व्यास लिया जाता है दोस्तों, ना कि आंतरिक व्यास। बाहरी व्यास लिया जाता है उस पाइप का। राइट आंसर डी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर कितना होगा? तो रिवायरेबल फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर पूछा है दोस्तों। रिवायरेबल फ्यूज होता है जिसको दूसरा नाम होता है किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज इसका पुनः तारित फ्यूज है। इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है दोस्तों 1.4, जो अपना बी ऑप्शन में है, सॉरी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगर बात करें HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, और जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, HRC फ्यूज हो गया, तो इनके लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है 1.11, जो अपने 1 नंबर ऑप्शन में है। तो 1.11 इसका होता है, 1.4 है वो किटकैट या रिवायरेबल फ्यूज का होता है। दोनों का याद रखना, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाता है। तो अब की बार एएलएम में लगने का जो सपना है ऐसे का, हरियाणा वाले कैंडिडेट के पास ऐसा मौका दोस्तों, मैं तो कहता हूँ न तो आया था और नहीं आगे आने वाला है। अपनी तैयारी को निरंतर धार देते रहिएगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है दोस्तों, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि 15-20 दिन में कवर हो जाए, पहले आपको कवर करना पड़ेगा। चैनल से जुड़ जाइएगा, सहयोग और सपोर्ट दीजिएगा। अच्छी अच्छी क्लास से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे अगर आपका सहयोग सपोर्ट रहता है, नहीं तो वैसे ही चल रहा है सिस्टम। पेडेंट होल्डर फ्यूजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों। पेडेंट होल्डर यानी होल्डर जो होता है, इस प्रकार जो होल्डर होता है या जैसे तार निकाली जाती है तो अंदर उस तार की गांठ लगा देते हैं पहले। क्यों लगाते हैं? वो डिले संयोजनों से बचाव करने के लिए, या यांत्रिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए, अत्यधिक केप कवर दबाव को रोकने के लिए, या समान के टर्मिनल से तनाव कम करने के लिए। तो राइट आंसर रहने वाला है डी। समझेंगे किस प्रकार?
यानी होल्डर में से तार निकल गई, यहाँ पर जैसे कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, तार यहाँ पर कनेक्ट कर दिए जाते हैं और यहाँ पर जैसे बल्ब आगे लगा दिया जाता है। तो ये हमारा ट्रांसफर इस प्रकार है कि टर्मिनल से तनाव कम करने के लिए, कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से तनाव कम करने के लिए तार ज़्यादा लंबा खींचे तो इन पर पॉइंटों पर दबाव नहीं पड़े, इसलिए यहाँ पर गांठ लगा दी जाती है। क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम में। 44 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज कौन से प्रकार का है, जो हमें डायग्राम में दिया गया है। तो राइट आंसर इन 3 ऑप्शन में देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन जो ऊपर है वहाँ तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों चाकूधार कार्ट्रिज फ्यूज या हाई रप्चरिंग फ्यूज या फेरुल संयोजक। तो राइट आंसर बी होगा, हाई रप्चरिंग HRC फ्यूज होता है दोस्तों। और फ्यूज के रूप में इसमें, यानी फ्यूज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो चांदी का फ्यूज या चांदी का एलॉय मिश्रित फ्यूज का प्रयोग हमें करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इसमें अचालक मार्बल चूर्ण भरा जाता है और फ्यूज है वो एक बार काम में लिया जा सकता है दोबारा, जैसे किटकैट फ्यूज को हम दूसरे दोबारा काम में ले सकते हैं, लेकिन HRC फ्यूज को दोबारा काम में नहीं ले सकते। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और अगला अपना क्वेश्चन है, ये इसमें भी डायग्राम दिया गया, विद्युत सामग्री का नाम हमसे पूछा है, कौन सा है ये। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी ब्रैकेट होल्डर है या एडिशन सक्रिय प्रकार का है या कोण स्वीवेल प्रकार का है, गोलित एडिशन सक्रिय प्रकार का है। तो राइट आंसर क्या होगा, गोलियत एडिशन सक्रिय लैंप होल्डर है। और इसकी मतलब पहचान क्या है कि जो बाहरी धात्विक भाग होता है इस पर चूड़ियाँ कटी होती है दोस्तों, बाहरी भाग पर। और क्वेश्चन है कई बार दो बार एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछा गया है कि एडिशन सक्रिय होल्डर वो किस वाट क्षमता तक के लैंपों के लिए प्रयोग की जाती है। तो एडिशन सक्रिय लैंप का प्रयोग हम 200 से लेकर 300 वाट शक्ति क्षमता तक प्रयोग करते हैं। और गोलियत एडिशन सक्रिय का प्रयोग होल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं, 300 वाटेज क्षमता से अधिक के जो लैंप होते हैं वहाँ पर हमें गोलियत एडिशन सक्रिय का प्रयोग करते हैं। और एडिशन सक्रिय होल्डर का प्रयोग है वो 200 से 300 वाट तक के लिए। और सामान्य जो कम शक्ति लैंप होते हैं जिस 100 वाट से कम के लिए तो पेडेंट होल्डर होता है। पेडेंट होल्डर जो पहले 1 नंबर क्वेश्चन में हमने बात की थी, सॉरी 2 नंबर था अपना शायद। और अगला अपना क्वेश्चन है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम कौन सा है। तो एक डायग्राम जो हमें दिया गया है दोस्तों, तो क्या ये लिंक है या फ्यूज है या पुल स्विच है या प्लग और सॉकेट है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका प्लग और सॉकेट का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। अगर फ्यूज का होता तो फ्यूज का इस प्रकार होता, यानी इस प्रकार उसमें से फ्यूज गुजरता हुआ दिखाई देता। तो लिंक का एक सीधा सा होता है इस प्रकार से। सारी प्रतीक चिन्ह आपको करवा दी जाएंगे, पूरी एक PDF बनी हुई है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाएगा। इनमें प्रतीक चिन्हों का एक अच्छा लेवल रोल रहता है क्वेश्चनों में, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 47 नंबर अपना क्वेश्चन है कि एल श्रेणी MCB के द्वारा किस प्रकार के लोड को सुरक्षित किया जाता है। MCB की कुछ श्रेणियाँ होती हैं, इन पर बात करते हैं। जैसे एल श्रेणी की MCB होती है तो मोटर में, गीजर में, दस्ती औजार, वातानुकूलित में। तो राइट आंसर गीजर होगा, यानी जितने भी अपने हीटिंग एलिमेंट उसमें उपकरण होते हैं, उसमें उपकरण जैसे गीजर हो गया, हीटर हो गया, विद्युत केतली हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया, जितने हीटिंग एलिमेंट होते हैं वहाँ पर एल श्रेणी की MCB का प्रयोग किया जाता है। और MCB से संबंधित कुछ श्रेणियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और मोटर की बात करते हैं, AC परिपथ होते हैं वहाँ पर कौन सी का प्रयोग करते हैं, G श्रेणी की MCB का हमें मोटर परिपथ या AC परिपथों में हम करते हैं। कुछ अन्य जो क्वेश्चन होंगे MCB का जब टॉपिक आएगा तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर करवा दिए जाएंगे। किस प्रकार का स्विच सॉकेट में उपयोग करते हैं, सॉरी सर्किट है यहाँ पर, सर्किट में किस प्रकार का स्विच उपयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, एकल वे है या 2 वे है या इंटरमीडिएट है या मल्टी पोजिशन है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 वे स्विच है, यानी 2 वे, 2 मार्ग। यानी आपको यहाँ पर 2 मार्ग इसके दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ पर चला गया, एक यहाँ पर। इसी प्रकार इसके भी 2 मार्ग हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस प्रकार इसके 2 वे स्विचेस का नाम होगा दोस्तों। कम धारा रेटेड केबल को उच्च भार धारा में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। जैसे कोई कम वोल्टेज की केबल है, 230 या 40 वोल्टेज के शयन करने की केबल है, शयन क्षमता उसकी इतनी है 230 वोल्ट। अगर हम उसको 230 वोल्ट से अधिक दे, जितनी भी 40, 50, 400, 500 जितनी भी अधिक देंगे तो उस उच्च भारधारा में जोड़ने पर उस केबल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या उस केबल में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा।
भार धारा बढ़ जाएगी या वोल्टेज ड्रॉप घट जाएगा, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। राइट आंसर इसका डी होगा। यानी 230 वोल्ट तक ही सहन कर सकती थी, उसे हमने ज़्यादा वोल्टेज दे दी तो केबल गर्म होकर ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल उसका इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, गर्मी के कारण यानी वो एक पूरी गर्म हो जाएगी केबल और ख़राब हो जाएगी। राइट आंसर डी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, एक डायग्राम दिया गया है, कंडक्टिव सामग्री का नाम क्या है। यानी डायग्राम आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर, इसका नाम हमसे पूछा है, ठोस बैंड है या ठोस एल्बो, निरीक्षण बैंड है या निरीक्षण एल्बो। तो कुछ साथी मतलब 90 डिग्री का कोण देख रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, एल्बो बोलते हैं, ठोस एल्बो, जो नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका सही आंसर रहने वाला है इंस्पेक्शन बैंड, निरीक्षण बैंड इसका राइट आंसर रहने वाला है। पहचान क्या है दोस्तों, यानी जो अपना अगर एल्बो होता है तो वो सुविधा ही इस प्रकार है, वो एक कोण के रूप में होता है, गोलाई के रूप में, और इस पर कोई इस प्रकार की जो वर्ग जो आकृति बनी हुई है, ये जो निशान बने हुए ये नहीं होते। निरीक्षण बैंड है इसका उपयोग नाम। और अगला अपना क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लेते हैं। 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 या 4 होते हैं। तो अपना क्वेश्चन हम यहीं पर कर लेते हैं दोस्तों। इंटरमीडिएट स्विच के साथ साथ टू वे स्विच का हमसे पूछा है, तो कितने टू वे स्विच होंगे, एक अगर इंटरमीडिएट स्विच है तो वहाँ पर 2 टू वे स्विच होंगे और बीच में इंटरमीडिएट स्विच लगा होगा दोस्तों। एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करना है तो 2 टू वे स्विच। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता कि 4 यानी 4 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करना है, बाकी चीज़ें यहीं रहती, तो इंटरमीडिएट स्विच कितने हो जाते दोस्तों, शुरू यानी टू वे स्विच है, एक तो लगता है शुरुआत में और एक लगता है एंड में। 3 जगह से जब हम कंट्रोल करेंगे, अगर 4 से कर लेते तो बाद में जितने भी, अगर 4 पूछ लिया जाता, 5 पूछ लिया जाता, 6 पूछ लिया जाता, 7 पूछ लिए जितने भी, तो उस अवस्था में टू वे स्विच तो 2 ही रहेंगे दोस्तों। टू वे स्विच की संख्या नहीं बढ़ेगी, इंटरमीडिएट स्विच की संख्या बढ़ती जाएगी। यानी 4 जगहों से करेंगे तो मतलब इंटरमीडिएट स्विच कितने हो गए, 2। 5 जगहों से करते तो 3 हो जाते इंटरमीडिएट। 6 जगहों से स्विच इसको कंट्रोल करते तो इंटरमीडिएट स्विच कितने हो जाते दोस्तों, 4 हो जाते। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो शुरुआत में और लास्ट में टू वे स्विच का काम होता है वो तो 2 ही रहते हैं। अगर लैंप को अलग अलग जितने भी जगहों से अधिक कंट्रोल करेंगे तो इंटरमीडिएट स्विच की संख्या बढ़ती जाएगी, टू वे स्विच है वो उतने ही रहेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो पूरा कमेंट कर देना, बताया एक मतलब वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आरेख का नाम हमसे पूछा है क्या है, सूर्यपुरुष से क्वेश्चन एक और है, कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा क्या है दोस्तों। कंसील्ड वायरिंग किसका नाम होता है दोस्तों, कंड्यूट वायरिंग, अंडरग्राउंड जो केबल होती है भूमिगत है, यानी भूमिगत या सॉरी जो दीवारों पर हम करते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग, उसको बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग। उसका फ़ायदा क्या होता है, संभालने में आसान, कम वोल्टेज ड्रॉप, उच्च कुचालक प्रतिरोध या नमी से सुरक्षा। तो राइट आंसर इसका यही रहने वाला है, नमी से सुरक्षा। यानी जब पीवीसी पाइप को वायरिंग को हमने दीवार में पूरा दबा दिया तो उसमें बरसात से या कोई भी नमी का इसमें कोई डर नहीं रहता, नमी से सुरक्षा होगी दोस्तों। राइट आंसर डी होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम, अरे का नाम हमसे पूछा है कौन सा है। तो क्या एक स्थापना योजना है, स्थापन योजना, इंस्टॉलेशन प्लान, या लेआउट है, या वायरिंग है, या परिपथ सर्किट डायग्राम है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी ये एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। जितने भी जो आरेख होते हैं, डायग्राम होते हैं, इंस्टॉलेशन हो गया, लेआउट हो गया, वायरिंग हो गया, सभी का किस प्रकार कौन सा फ़र्क रहता है, टॉपिक आएगा तो सारी बातें हम कवर करेंगे। आचार फ्यूज होती है, फ्यूजिंग फैक्टर ऊपर हमने इस क्वेश्चन को कर लिया था 1.4, और किटकेट का 1.1 सॉरी आचार का 1.11 था, आचार का 1.11 था दोस्तों, और रिवायरेबल का था, रिवायरेबल का 1.4, आचार का 1.11 होगा। और किस प्रकार के रिले को एसी और डीसी दोनों परिपथों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, फेरेड रिले, उसमें रिले, आवेग रिले, ड्राई रीड। तो राइट आंसर आवेग रिले यानी इम्पल्स रिले इसका प्रयोग होगा, एसी और डीसी दोनों में रिले का प्रयोग क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, जो डायग्राम हमें दिया गया है उसमें हमसे पूछा है कि इस सामग्री का नाम क्या है, 2 पिन प्लग है या 3 पिन प्लग है, या सीधे प्रवेश के साथ लोहा संयोजक, या बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजक है।
तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, सीधे प्रवेश के साथ लोहा संयोजक, यानी यहाँ पर कनेक्टिंग आयरन कनेक्टर दिखाया गया, डायरेक्ट एंट्री, यानी यहाँ पर इसका जो पिन बनी हुई है इसमें सीधा ही तार को लगा दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट एंट्री के साथ है वो आयरन कनेक्टर है। अगला अपना क्वेश्चन है कि सामग्री प्रतीक का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी। प्रतीक कुछ ज़्यादा ही आज की वीडियो में, तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, बेल पुश स्विच या टू वे स्विच, या दो ध्रुव वन वे स्विच, या बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। राइट आंसर इसका यही रहने वाला है, मल्टी पोजिशन स्विच है, सिंगल पोल। यानी अगर बात करें टू वे स्विच की या पुल स्विच की, तो पुल स्विच यानी इस प्रकार होता है वो, तो इसकी संरचना यानी दबाने पर ये कार्य करता है, पुल स्विच है। और टू वे स्विच आपको बताया था इस प्रकार होता है इसकी संरचना, टू वे यानी इस प्रकार होता है। और टू वे स्विच, टू पोल वन वे स्विच, यहाँ पर मल्टी पोजिशन है, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है दोस्तों। यानी ध्रुव तो पोल तो इसका क्या है, एकल है, लेकिन पोजीशन क्या है, यहाँ इस प्रकार भी हम काम में ले सकते हैं, इस प्रकार इस तरफ भी हम काम में ले सकते हैं। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि घरेलू तारों में लचीली तारों को क्या उद्देश्य होता है। संयोजित वायरिंग, स्थायी वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग है यहाँ पर ए, जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कंसील्ड वायरिंग, स्थायी संयोजन होंगे, या सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। यानी निम्न की भाषा थोड़ी अटपटी है दोस्तों, घरेलू तारों में लचीली तार फ्लेक्सिबल केबल उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, ये हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। यानी जब तारें फ्लेक्सिबल होगी, लचीली होगी, तो हम लंबी दूरी तक उसको ले जा सकते हैं। जो उपकरण होते हैं ट्रांसपोर्टेबल, यानी जो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जा सकते हैं, तो उनमें आसानी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन है में इसका फायदा होता है लचीली तारें उपयोग करने का। अगला अपना क्वेश्चन है, किस परिपथ भंजक का उपयोग, यानी सर्किट ब्रेकर का उपयोग है वो 100 एम्पियर तक किया जाता है, 100 एम्पियर रेटिंग से ऊपर में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, बात करते हैं एमसीबी की, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की बात करें एमसीबी की, तो एमसीबी का प्रयोग अब 0 से लेकर 63 एम्पियर तक किया जाता है दोस्तों। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसीबी। तो ये जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरसीसीबी का सुधरा हुआ रूप या आधुनिक रूप कौन सा होता है, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी। तो इसका राइट आंसर यही रहने वाला है, एमसीसीबी। यानी 100 एम्पियर या इससे के अधिक के लिए हम एमसीसीबी का उपयोग करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि तांबे के फ्यूज तार पर टिन की कोटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। उच्च तापमान सहन कर सकता है क्या, फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, या तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी तांबे के फ्यूज तार पर टिन की कोटिंग कर देते हैं, उसका उद्देश्य हमसे पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा, तांबे का ऑक्सीकरण वो रुक जाता है, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। अगला अपना क्वेश्चन है कि चार कुचालित सालकों के समूह का नाम क्या है। तो एक इसका राइट आंसर क्या होगा, जोड़ा उसको बोलेंगे, या क्रोड उसको बोलेंगे, या क्वाड बोलेंगे, या लेयर या परत बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, क्वाड होगा, यानी जोड़ा दो चीज़ों का होता है, डबलर जो चीज़ होती है डबल है उसका जोड़ा होता है, और कोर एक सिंगल कोर होगी एक। क्वाड यानी चार है, जैसे क्वाड्रेचर हो गया, जो क्वाड्रेचर राशियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, चार चालकों का समूह हो गया वो क्वाड उसको बोलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने तरह के स्विच आवश्यक हैं गोदाम वायरिंग में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है तीन तरह के स्विच इसमें काम में लिए जाते हैं दोस्तों। चार लैंप को नियंत्रित करना है तो तीन स्विच इसके लिए काम में आएंगे गोदाम वायरिंग में। इसका जैसे पाँच प्रपूछता, जैसे 5 लैंप को नियंत्रित करना है, 6 को करना है, तो उससे एक कम कर देते हैं स्विच उसको लैंप से एक कम कर देते हैं गोदाम वायरिंग में। अगला अपना क्वेश्चन है कि बहुमंजिल इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है।
आसान भार संतुलन के लिए या नियत वोल्टेज वितरण, न्यूनतम वोल्टेज पात होना या कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। यानी मल्टीपल जो अपनी बिल्डिंग होती है उसके लिए ट्री प्रणाली हमने बात की थी पहले, जो अस्थायी वायरिंग होती है एक प्रकार की अस्थायी होती है, तो वो काम में क्यों लेते हैं। यानी ट्री इस प्रकार उसका बन जाता है कि पेड़ की आकृति बन जाती है अलग अलग, यानी इस लाइन से अलग अलग लाइनें निकाल दी जाती है। तो उसका एक फ़ायदा क्या होता है वो हमसे पूछा है, ट्री प्रणाली उपयुक्त क्यों है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कई फ्यूज के साथ है दोष ढूंढने में सरलता। यानी जैसे यहाँ पर एक लाइन ये गई, एक ये गई, एक ये गई, बाकी अन्य लाइन काम करी, अगर ये लाइन नहीं काम करी है तो इसका फ्यूज हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ये कि फ्यूज इन दोष को ढूंढने में सरलता होती है इसमें ट्री प्रणाली। बाकी होती है एक अस्थायी वायरिंग। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सीलिंग होती है जो, उसमें छेद को भरने के लिए कागज़ का उपयोग करते हैं, नायलॉन का, सीमेंट का, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है नायलॉन का, नायलॉन का प्रयोग वो किया जाता है दोस्तों। और यह प्रतीक क्या है, यानी कि जो प्रतीक हमसे दिया गया है, पूछा गया किस चीज़ का, इमेज पंखे का है या छत का पंखा या ब्रैकेट पंखा या निकास पंखा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर इसका ये रहने वाला छत का पंखा यानी सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का प्रतीक चिन्ह ये दिखाया गया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, 25 क्वेश्चन हमने कर ली है। मिलते हैं अगली वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। जो भी अपना इन क्वेश्चनों के प्रति डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों।